जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में आयोग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है कि 28 जुलाई से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य आरंभ किया जाएगा। तो प्रश्न है कि ओएमआर शीट के मूल्यांकन में कितना समय लगता है, कितनी कॉपियां हैं, तो कितना समय लगना चाहिए। अभी तक जो यूट्यूब चैनल्स थे उनके द्वारा बताया जा रहा था कि रिजल्ट लगभग तैयार है और कभी भी जारी हो सकता है। आयोग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसमें बताया गया कि अभी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होना शेष है, जो 28 जुलाई से आरंभ होगा। तो एक ओएमआर शीट के मूल्यांकन में 1 या 2 सेकंड का समय लगता है। अगर आयोग चाहेगा तो सप्ताह भर के भीतर कॉपियों का मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी कर सकता है। चूँकि यह सारा कार्य मशीनों से, कंप्यूटर से होता है, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए फटाफट काम हो जाता है। 1 या 2 सेकंड में अगर एक ओएमआर शीट का मूल्यांकन करेंगे तो 60 या 65,000 कॉपियों का मूल्यांकन बड़े आराम से 2-3 दिन में कर सकते हैं। अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब तक रिजल्ट देना चाहता है। अगर आयोग चाहे तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट देकर अगस्त के तीसरे सप्ताह से इंटरव्यू आरंभ करके अगस्त के लास्ट में कुछ एक विषयों के अंतिम परिणाम जारी कर सकता है। अगर आयोग ऐसा करता है तो आयोग की साख जो गिरी हुई है, छात्रों द्वारा जो भ्रामक नोटिस जारी किए जाते हैं उत्तेजित होकर आयोग के खिलाफ, वो इसी का प्रतिक्रिया होती है कि आयोग द्वारा न कोई सूचना दी जाती है और जो सूचना दी भी जाती है अगले नोटिस द्वारा उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसा करने पर एक संस्था अविश्वसनीय हो जाती है। किसी भी संस्था को अपने द्वारा जारी की गई नोटिस को निरस्त नहीं करना चाहिए। जैसे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के विषय में बार बार नई तारीख बताई गई, फिर उसको हटाया गया, फिर नई तारीख बताई गई, तो ऐसे व्यक्ति व संस्था अविश्वसनीय झूठा सिद्ध हो जाता है। तो अगर ये 28 जुलाई से रिजल्ट कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करते हैं तो रिजल्ट को अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कुछ एक विषयों का या एक साथ सभी का जारी कर सकते हैं। और अगर कुछ छात्र आयोग जाते हैं आयोग से वार्ता करने के लिए, तो उनको आयोग से इस विषय पर भी बात करनी चाहिए कि 3 वर्ष से ऊपर हो गया, अब कम से कम कुछ रिजल्ट जारी करके अपनी साख बचाइए, अपनी प्रतिष्ठा बचाइए। आयोग की जो नियुक्ति हुई है, आयोग सदस्यों की, अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है, वो छात्रों को नौकरी देने के लिए हुई है, जबकि अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है कि आज ऐसा होगा, कल वैसा होगा। इसलिए अब आयोग से यही निवेदन है कि 28 जुलाई से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करके अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को दे दिया जाए और तीसरे सप्ताह से इंटरव्यू प्रारंभ कर दिया जाए। और इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना होगी जो आप आयोग की साइट से जान सकते हैं, उसके विषय में आगे फिर बात की जाएगी। चलिए फिर इसी के साथ, और कट ऑफ के विषय में हम पीछे एक वीडियो में बता चुके हैं कि सभी विषयों का पूर्वानुमान व्यक्त करना कठिन होता है और एक मूर्खता भी होती है। आप अपने विषय के बारे में नहीं बता सकते हैं तो सभी विषयों का कट ऑफ बताना केवल व्यू बटोरने का नतीजा होता है। और हम कभी नहीं चाहते कि कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे या हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। हम वीडियो के माध्यम से केवल अपनी बात कहते हैं जो हम कहना चाहते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण। और एक जानकारी, हमने आयोग में पहले एक इंटरव्यू दिया था और उसमें हमको 30 में से 27 नंबर मिले थे और 27 नंबर जो होते हैं वो हाईएस्ट मार्क्स होता है। प्रभात मित्तल जी का बोर्ड था। और जो लोग ये कहते हैं आपसे कि इंटरव्यू में पैसा दे के 27 नंबर मिलता है, उनकी बातों को भूल जाइए। अगर पैसा दे के, लोग ऐसे होते हैं कि जो वो नहीं पा सकते उसके विषय में वो ऐसा ही कहते हैं कि उसमें पैसा दे के ऐसा होता है। इसके बाद भी हम सारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हो सकता है ऐसा होता हो या ना होता हो, किंतु हमने बिना कुछ दिए 27 नंबर अपनी मेहनत से पाया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 27 नंबर मेहनत से भी आते हैं। अब कोई पैसा दे के लाता है या नहीं लाता है ये वही जान सकता है, उसके विषय में हमारी टिप्पणी नहीं हो सकती है, न हमें करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में भरोसा करना बहुत कठिन होता है। हर प्रकार से हथकंडे अपना के लोग सफलता पाना चाहते हैं।
हमारे समय में जो हमने एक इंटरव्यू दिया था जीडीसी के लिए दिया था, एक इसी आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया था, और जो हमने जीडीसी के लिए इंटरव्यू दिया था 2013 में, अनिल यादव का समय था। और जो लड़का हमारे साथ इंटरव्यू दिया था वो आज उत्तर प्रदेश के ही एक आयोग में उप सचिव बन के बैठा हुआ है। किस्सा ऐसा था कि 10 जुलाई 2013 को हमारा इंटरव्यू था, लोक सेवा आयोग में जीडीसी की एक पोस्ट थी और 3 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री में। और जो लड़का था दूसरा वाला, एक लड़का मेडिवल हिस्ट्री का था, एक एंशिएंट का, और हम भी एंशिएंट के थे। तो ये जो दूसरा वाला लड़का था ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले ही भागता हुआ पसीने में भीगा हुआ आया था और आके उसने हमसे कहा कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर में, मैं पहले से जीआईसी में सेलेक्टेड हूँ और 10 साल बाद प्रिंसिपल हो जाऊँगा। उसकी गतिविधियाँ कुछ संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि जिसको इंटरव्यू देना होता है वो एकदम इंटरव्यू के समय पे नहीं पहुँचता है, थोड़ा आधा घंटा पहले पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट भी चेक होते हैं। तो वो तुरंत पहुँचा था, कोई 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आया था। और फिर उसके बाद में जब इंटरव्यू हुआ तो जब हम बाहर आके खड़े हो गए थे तो हमारे पास आया, आंखों में आंसू भर के कहता है हमसे कि वो कुछ बता नहीं पाया, ऐसे कठिन कठिन प्रश्न पूछे गए, तो चयन हमारा ही होगा। तो बधाई स्वीकार कीजिए, हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए और हम आपसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद ही शाम को वहाँ रिज़ल्ट आ गया, उसमें उसी का नंबर था, उसी का नाम था लड़के का। तो जब हमारा फ़ोन नंबर लेके गया था तो उसको फ़ोन करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, आपका नहीं हुआ हमारा हो गया, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। अनिल यादव का समय था, महाभ्रष्ट आदमी का। तो उसने, जब हमने आयोग में आरटीआई लगाई पता करने के लिए कि इंटरव्यू में हमको कितना मार्क्स मिला है, अन्य कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला है, तो आयोग ने आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि अपील में जाइए। अपील के लिए फिर हमने दोबारा आरटीआई ही आयोग में दी मार्क्स जानने के लिए, उसका भी उन्होंने ऐसा ही टाल दिया। हमने फिर एक और आरटीआई दी, तीनों आरटीआई हमारे पास आज भी रखी हुई है। तो फिर उस लड़के का एक दिन फ़ोन आ गया सुबह के समय और हमसे कहता है कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, चयन के लिए खर्चा करना पड़ता है, आप ये जो आरटीआई लगा रहे हैं इनसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। यही लड़का आज उत्तर प्रदेश के एक भर्ती आयोग में, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भर्ती आयोग में उप सचिव है। तो जो खुद भ्रष्टाचार से चयनित है वो क्या करेगा सिवाय भ्रष्टाचार के। तो इस लड़के को कौन सूचना दे रहा था कि हम लोक सेवा आयोग में आरटीआई लगा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि इसको सारी जानकारी मिल रही थी कि हम आरटीआई लगा रहे हैं। और अनिल यादव का समय था, उस समय आरटीआई का कोई मतलब नहीं था आयोग में लगाने का। और बाद में योगी जी ने भी कहा कि जब सत्ता में आएंगे तो अनिल यादव की चांडलाल चौकड़ी को जेल में भेजेंगे, तो योगी जी ने भी कुछ नहीं किया। और सीबीआई जांच जो चल रही थी वो भी आज तक चली रही है, उसमें भी कोई विशेष प्रगति हो नहीं पाई। तो जैसा हमने कहा कि हमको 27 नंबर मिला, हम जानते हैं हमने कैसे लिया, तो लेकिन कोई दूसरा 27 नंबर पा रहा है तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते उसने कैसे पाए होंगे। तो हमने अपना एक निजी अनुभव बता दिया। उसके बाद एक दूसरा एग्ज़ाम हुआ जीडीसी के लिए लोक सेवा आयोग से ही, उसमें भी हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल था। आप अगर आपके पास वो रिज़ल्ट होगा तो उसमें आप हमारा नाम देख सकते हैं, डॉक्टर सुनील। और जो पहला वाला रिज़ल्ट था 10 जुलाई 2013 को जो आया था उसमें भी आप हमारा रोल नंबर देख सकते हैं। और एक लड़का उसी में भ्रष्टाचार से चयनित होकर उप सचिव बना बैठा हुआ है। तो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन एक प्रसन्नता का जो विषय है वो ये है कि जो मिलता है प्रारब्ध से मिलता है, भाग्य से मिलता है, और बेईमानी से और पाप से अर्जित की हुई चीज़ें न स्थायी होती हैं और न वो सुखद होती हैं, अंततः उनसे व्यक्ति का विनाश ही होता है। मान लीजिए किसी की नौकरी लग गई बहुत जल्दी और आप बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आप देखेंगे उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए और मज़े कर रहा है, और आप एक अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, न शादी है, न बच्चे हैं, न कोई भविष्य है, आर्थिक स्थिति भी दरिद्रता की ओर बढ़ रही है। किंतु आगे चलकर आप पाएंगे कि वो जिसने सब कुछ कमाया उसने सब कुछ खो दिया, किसी भयंकर रोग का शिकार हो गया, मरने से पहले एक कीड़े उसके शरीर में पड़े, जानवरों की तरह उसकी मृत्यु हुई,
जिस घरवाली को अपना सब कुछ समझ रहा था उसी ने उसको छोड़ दिया। बच्चे जिनके लिए वो अपनी जान दे रहा था, घूस का कमाया हुआ पैसा उनके ऊपर लगा रहा था, उन्होंने ही उसका खून निचोड़ लिया और लात मार के उसको घर से निकाल दिया या उसको उसी घर में छोड़ के अन्यत्र चले गए। तो जीवन की ये जो कहानी है 3 घंटे की फ़िल्म नहीं होती है, बहुत लंबी फ़िल्म होती है और इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि मैंने हाथ मार के, झपट्टा मार के उसकी जेब का माल खींच लिया या मैंने किसी के स्थान पर उसकी नौकरी पा लिया, मैं मज़े कर रहा हूँ, तो मज़ा वज़ा कुछ नहीं होता, सारी मज़ा सज़ा बन जाती है, सोने की लंका भस्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को मन में रखिए। अगर आप ईमानदारी के रास्ते पे हैं तो निश्चित रूप से आपका अंत सुखद होगा, आपकी जीवन यात्रा बड़ी मधुर होगी, मीठी होगी और उसका जो समापन होगा उसमें आप एक विजेता बन के उभरेंगे। और ये भ्रष्टाचार से जो दूसरों का हक मारते हैं, अधिकार मारते हैं, झपट्टा मारते हैं, इनकी दुर्गति होती है यहाँ भी वहाँ भी, और अगले जन्म में पशुओं लेते हैं जन्म और सिंह द्वारा फाड़े जाते हैं जंगलों में। तो इनकी सफलता कोई मायने नहीं रखती। तो ये एक विषय से हटके बात हुई, लेकिन ये बात इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इन बातों से आपको इंटरव्यू में जोश आएगा और जिसके भीतर जोश होता है उसका इंटरव्यू हमेशा अच्छा होता है। जब हम जोशीला इंटरव्यू देते हैं उसी में 27 नंबर पाते हैं, ये बात समझ लीजिए। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।